हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। जानते हैं कि धातुओं के लक्षण कौन कौन से हैं और जो अधातु हैं उनके लक्षण कौन कौन से हैं। अब आपने देखी होंगी धातुएं कौन कौन से होती हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। और जो धातुओं की सतह होती है उस पर क्या होती है? चमक होती है, उसकी खुद की चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, ये सब, तांबा, पीतल। तो इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। क्या कहते हैं इस गुण को? धात्विक चमक कहते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। तो ये क्या है? धातु के गुण धर्म, यानी कि धातु के गुण हैं। अब देखो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का छोटा टुकड़ा लीजिए। उन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या चाकू से कट जाएंगे? सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। सोडियम का जब भी आप उपयोग करते हैं तो उसको ये ध्यान रखना है कि इसको फिल्टर पेपर के बीच दबा के रखना है इसे, और सुखा के रखना है। जैसे इसके पास नमी आ जाएगी तो ये क्या कर लेगा? पानी से क्रिया करके जलने लग जाएगा। और वाच ग्लास पर रखकर ही इसे चाकू से काटना है। फिल्टर पेपर पर तो बीच में रखकर इसे दबाकर सुखाना है, और वाच ग्लास पर रखकर क्या करना है? इसे चाकू से काटना है। ये कुछ प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये सावधानियां हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब धातुएं कैसे होती है? सामान्यतः कठोर होती हैं, पर कठोरता भी क्या है? अलग अलग होती है। आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉकखंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। अब देखो, जो धातुएं होती हैं उनको पीट कर एक पतली चादर बना लेना। पीट कर क्या करना है ना? पतली चादर बना लेना। इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धेता। आघात का अर्थ होता है चोट मारना, यानी कि चोट मारने से धातु क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धेता। और सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धे धातुएं हैं। जो सोना है और चांदी है वो क्या है? सबसे अधिक आघात वर्धे धातुएं। अभी 10th बोर्ड के पेपर में आया था कि कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धेता को दर्शाती हैं। तो कौन सी दर्शाती हैं? सोना और चांदी है। सोना और चांदी वो क्या? सबसे अधिक आघात वर्धे धातुएं हैं। अब देखो, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। कि जैसे सोने और चांदी की धातु के पतले पतले तार खींच सकते हैं, जैसे तांबा है या कॉपर है, तो इनके पतले तार खींच सकते हैं। तो ये गुण क्या कहलाता है? आपका तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना क्या? सबसे अधिक तन्य है। सबसे ज़्यादा तार बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि सोने की तन्यता देखो कितनी, 1 ग्राम मात्रा से ही 2 किलोमीटर लंबा तार है वो बनाया जा सकता है। अब देखो, आपने धातुओं के गुण देखे कौन कौन से हो गए? एक तो धात्विक चमक हो गई, एक हो गई आघात वर्धेता। धात्विक चमक, आघात वर्धेता और तन्यता क्या हो गई? धात्विक चमक हो गई। धातुओं के पास जो उनकी नेचुरल चमक होती है उसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक। एक हो गई उनकी पतली चादर बना सकते हैं, तो आघात वर्धेता। और एक क्या हो गई? तन्यता। एक क्या हो गई आपकी? तन्यता। तो ये हो गए आपके धातुओं के गुण। अब देखो और जानते हैं और धातुओं के गुण कौन कौन से हैं। अब देखो,
आपको क्रियाकलाप दे रखा है। क्या एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए और एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लेना है और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध देना है। क्लैंप की मदद से ये क्लैंप तार को सीधा बांध दिया। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका देनी या मोम लगा के और एक पिन चिपकानी है इस सिरे पर। स्प्रिट मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। यहाँ से इस तार को गर्म करना है, यानी कि क्लैंप के निकट है। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि धातु का तार द्रवित होता है। तो थोड़ी देर बाद में आप क्या देखेंगे कि धातु का जो तार है वो क्या होता है, द्रवित होता है। धातुएं उष्मा के सुचालक हैं। धातु क्या है, उष्मा के सुचालक है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है इनको पिघलने के लिए। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। कौन, सिल्वर और कॉपर। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक हैं। अब देखो सुचालक कौन कौन से हैं। सुचालक तो हो गए जी, क्यों याद रख लेना। कैसे याद रखोगे सुचालक को, जी क्यों। जी बोले तो सिल्वर हो गया, क्यों बोले तो कॉपर हो गया। ये तो हो गए सुचालक। और कुचालक याद रखना तो लेड और क्या है, मरकरी। कुचालक क्या है, लेड और मरकरी। तो कुचालक के लिए आपके पास एक ट्रिक है छोटी सी। कुचालक को कैसे याद रखोगे, पबजी। क्या, पबजी। तो एच को साइलेंट रखना, पबजी। सुचालक अजी, सुचालक एजी क्यों, और कुचालक पबजी। कुचालक कौन है, पबजी। पबजी है वो कुचालक है, चलता नहीं है। और सुचालक अजी क्यों। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है। ये बहुत इजी सी ट्रिक है। सुचालक अजी क्यों, कुचालक पबजी। अब देखो, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तारी ऐसे ही पदार्थों की परत क्यों होती है, क्या होता है, उसके ऊपर परत चढ़ी होती है। तो ये परत क्यों होती है, तो क्यों होती है, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं इसीलिए होती है इनकी परत। क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, पीवीसी। अब देखो, धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या करती है, कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो स्कूल की घंटी होती है वो भी किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। अब देखते हैं अधातु। धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या वो कम है। कार्बन है, क्या आपका कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आदि क्या है, अधातुओं के उदाहरण है। और ब्रोमीन क्या है, ऐसी अधातु है कि जो द्रव अवस्था में है। और ब्रोमीन क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, द्रव अधातु है। क्या है, द्रव अधातु है। अब देखो, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। धातु में द्रव्य कौन सी है, मरकरी है। और सीजियम है और गैलियम के गलनांक बहुत होते हैं। यदि आप इन धातुओं को हथेली पर रखें तो ये क्या लगेंगी, पिघलने लगेंगी। मरकरी ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य है। और ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो क्या है कि कमरे के तापमान पर द्रव्य है। और गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या है, बहुत ही
कम है। गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या है, बहुत ही कम है। आयोडीन अ धातु होते हुए भी चमकीला, आयोडीन क्या है, अ धातु होते हुए भी चमकीला है। और कार्बन ऐसी अ धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है और इनके रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि हीरा वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य रूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। अब देखो कार्बन के अलग अलग अपरूप हैं और सब हैं वो किसी न किसी चीज़ के लिए आपके अलग अलग गुण है इसमें, किसी न किसी रूप में। हीरा वो सबसे कठोर पदार्थ है और गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक। कार्बन है वो का अपरूप क्या है, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक। अब क्षारीय हुई धातुएं जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। अब देखो मरकरी थी द्रवावस्था में और सीजियम और गैलियम हथेली पर लेते ही पिघल जाएं। कार्बन है अपने अपर रूप के कारण प्रसिद्ध। अब कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट हो तो विद्युत का सुचालक है। हीरा है वो क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का, और एक होता है इसका अपर रूप क्या, फुल्लरीन। अब देखो एक्टिविटी देखो इसमें 3.8 मैग्नीशियम की एक पट्टी पर थोड़ा सा सल्फर चूर्ण डालना है। क्या डालना है, और मैग्नीशियम की पट्टी का क्या करना है, दहन करना है। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल लीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वह अम्लीय है, क्षारीय है। अब सल्फर के चूर्ण का भी दहन करो और उस दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर परख नली रख देंगे और फिर परख नली में क्या करेंगे, जल डालकर अच्छी तरह हिलाएंगे। क्या करेंगे, जल डालकर अच्छी तरह हिलाएंगे। अब आप देखेंगे कि नीले तथा लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच करना, किस किस की, सल्फर की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कि इनकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। देखो अधिकतर अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधातु क्या प्रदान करती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधातु क्या प्रदान करेंगी, ऑक्साइड प्रदान करेंगी, जो जल में घुलकर क्या बनाएंगे, अम्ल। अधातु ऑक्साइड देंगी और जल में घुलकर अम्ल। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर के, तो चलो उनको देखते हैं आराम से। ये रे क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो कमरे एक ऐसी धातु का उदाहरण देना है, धातु बतानी है। कमरे के ताप पर द्रव है तो कौन सी है, मरकरी, यानी कि Hg। अब उष्मा के सबसे अच्छी चालक होते हैं। अब उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी थी, Ag। क्यों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, और चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। और उष्मा की कुछ चालक होती हैं। कुछ चालक कौन होता है, Pg। कौन होता है, Pb और Hg। Pg क्या होता है, कुचालक होता है। अब आघातवर्धक तथा तन्य का अर्थ बताइए। अब आघातवर्धक का अर्थ होता है कि पीट कर उसको पतली चादर बना सके, और तन्य का अर्थ होता है तार बना सके। ठीक है, ये होता है इनका अर्थ। अब देखो धातु को वायु में दहन करने से क्या होता है, धातु का जब वायु में दहन करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम का दहन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखो
धातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, धात्विक ऑक्साइड बनेगी। और जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम करेगा तो वो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और कुछ होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेंगे, लवण और जल बनाएंगे तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, आपके उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। अब देखो, एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड है वो क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब देखो, अम्ल के साथ क्रिया करी लवण और जल, क्षार के साथ क्रिया करी लवण और जल, सोडियम एल्यूमिनेट, Na2Al2। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला कैसे याद करेंगे आप, Na2Al2 Na2Al2 तो Na2Al O2 तो ये यहाँ जाएगा 2 आपका Na से पहले, Na2Al2। और देखो, या तो ऐसे कर लेंगे इसको, Na2Al2 या L2, Na2Al2। और फिर फॉर्मूला लिखना हो तो ये 2 यहाँ लिख देंगे, ये यहाँ वाला 2 मिटा देंगे तो ये हो गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट। क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से हैं, जिंक के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के। जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो क्या है, उभयधर्मी। तो इसे क्या कैसे याद करेंगे, जनाबे अली। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। धातु ऑक्साइड के हैं जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कुछ जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। अब जल से रिएक्शन करेंगे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है। तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों जल से घुल के दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि ऑक्सीजन के साथ धातु की जो अभिक्रिया की करने की दर है वो भी अलग अलग होती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, पोटेशियम और सोडियम, कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। खुले में रखने पर क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने पर आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। सामान्य टेम्परेचर पर क्या होता है, इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं के पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोच उनको डालते हैं तो वह क्या करने लगता है, तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर का भी क्या नहीं होता, दहन नहीं होता, लेकिन कॉपर सेकंड काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सिल्वर और गोल्ड है वो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते।
अब जो पोटेशियम और सोडियम है वो तो बहुत अभिक्रियाशील है, इसलिए इनको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक और लेड है, इन पर क्या करते हैं, सामान्य ताप पर क्या होती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और जो आयरन चूर्ण है, इसका दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालेंगे तो वो क्या करेगा, तेज़ी से जलने लगता है। और सिल्वर और गोल्ड है वो अत्यधिक ताप पर भी क्रिया नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। अब जो एल्यूमिनियम की पतली ऑक्साइड की परत बनती है उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ये क्या करती है, धातुओं को संक्षारण से सुरक्षित करती है। ये क्या करती है, धातुओं को संक्षारण से सुरक्षित रखती है। अब देखो एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम पर क्या, मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाएंगे और तलु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या कराएंगे, एल्यूमिनियम को एनोड बनाएंगे और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करवाएंगे, इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगी। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाएगी। ऑक्सीजन गैस है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगी और ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाएगी। और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की कई आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब देखो मैग्नीशियम है वो धीमे क्रिया करता है सोडियम की अपेक्षा, लेकिन ऑक्सीजन के दहन करने से हमें जिंक, आयरन तथा लेड से अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। अब देखिए धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होती है, तो धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब देखो ये कोई टेस्ट ट्यूब दे रखी है आपके और इसके अंदर कोई गीला कपड़ा ले रखा है यहाँ और इसको जल से भिगो रखा है। जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, भाप बनेगी। क्या बनेगी, यहाँ भाप बनेगी। और इसके अंदर यहाँ क्या है, धातु है। ये धातु है ना, ये क्या है आपके, ये तो है गर्म सूती कपड़ा है और पानी से भिगोया हुआ, और ये है धातु। भाप बन के फिर धातु से क्रिया करेगी क्या, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस है ये बुलबुले से के निकलने लगेगी और जैसे ही मोमबत्ती लाएंगे तो ये पप पप करके जलने लगेगी, यानी कि पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी और मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है, और धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। धातु ऑक्साइड क्या, जल में घुलनशील, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बना देंगे। लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया करने की फिर अब धातु ऑक्साइड अब वापस में जल में घुल के क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। अब धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन निकलता है वो तत्काल जलने लगता है। अब देखो 2K और वाटर, KOH बना और हाइड्रोजन गैस बनी और उसमें हो जाए। जैसे ही सोडियम लिया, वाटर लिया, 2NaOH बना, हाइड्रोजन गैस हो जाए। अब जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है और उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती।
यानी कि जब कैल्शियम है वो वाटर से रिएक्शन करता है तो उसमें क्या होता है कि जो ऊष्मा की मात्रा है वो कम होती है। और जैसे कैल्शियम उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई। हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बने हैं वो कहाँ चिपक जाएंगे, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाएंगे और कैल्शियम क्या कर देता है, तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम है शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम और शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः ये भी तैरना प्रारंभ करता है। तो दो धातुएं ऐसी हैं जो कि जल के साथ क्रिया करके क्या कर देती है, तैरना प्रारंभ कर देती है। तो वो धातुएं कौन सी आपकी, कैल्शियम है और मैग्नीशियम, यानी कि कल मांगे मोर। कल मांगे मोर याद कैसे रखेंगे, कल मांगे मोर। तो याद रखने के लिए ट्रिक है, कल मांगे, कल मांगे मोर। तो कल से कैल्शियम, मांगे से Mg और मोर क्या करता है, तैरता है। तैरना याद रखना, मोर क्या करता है, तैरता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम वो क्या करती है आपकी, तैरती हैं वाटर के साथ क्रिया करके। तैरना मतलब वाटर के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, तैरते हैं। तैरते कहाँ हैं, पानी के अंदर। तो कल मांगे मोर। अब देखो भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। भाप के साथ क्रिया करके ये पर क्या प्रदान करते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। अब एल्यूमिनियम और आयरन ने क्या किया, वाटर की भाप के साथ रिएक्शन की, क्या बनाया, A2O3 और हाइड्रोजन गैस। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ऐसी धातुएं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। क्या नहीं करती, बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो कौन कौन सी, अजी क्यों, कौन कौन सी हैं आपकी, अजी क्यों है एक तो, अजी क्यों, पब में गोल्ड, पब में गोल्ड, अजी क्यों पब में गोल्ड, ये क्या आपकी रिएक्शन नहीं करती। यहाँ लिख देती हूँ, अजी क्यों पब में गोल्ड, गोल्ड के लिए AU, अजी क्यों पब में गोल्ड। तो ये है बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातुएं क्या करती हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब देखो धातु है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्या बनाएगी, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया के समीकरण लिखने हैं। अब क्या करना है कि इन धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है। धातु की किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, आपके अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है।
जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, धातु क्या करती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। आपने ऊपर देखा कि धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं करती। नाइट्रिक अम्ल के साथ है वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, क्योंकि HNO3 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोजन को क्या करेगा, जल में परिवर्तित कर देगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर दे। एम्फिसियम है जो ऑक्सीकृत करता है, यानी कि जो ऑक्सीकारक होता है वो दूसरे का तो क्या करता है, ऑक्सीकरण, और स्वयं का क्या होता है उसमें अपचयन। तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन की किसी भी ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, अपचित हो जाता है। मैग्नीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस करते हैं। अब मैग्नीशियम है और मैग्नीज, ये क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक, और अभिक्रिया सबसे अधिक क्या, ऊष्माक्षेपी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर है उस क्रियाशीलता सबसे अधिक है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील हैं, तो क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। इसे कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखो, एक्वारेजिया क्या होता है, रॉयल जल है। क्या है, रॉयल जल है। अब क्या है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। अब HCl का फॉर्मूला, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl और एक होता है HNO3। अब जिसमें 3 लगे ना उसमें तो लगा दो पहले 1, और जिसमें 1 है उसमें लगा दो 3, या तो लगा दो 3। इसका तो रेशो होता है 3 और इसका रेशो होता है 1। इन दोनों का 3:1 क्या कहलाता है, आपका एक्वारेजिया। क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। ये क्या है, भभकता द्रव्य होने और प्रबल संक्षारक है। ये उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अब देखो, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती हैं। अब कॉपर का एक सवस तार अथवा क्या लेना है, तार लेना और आयरन की कील लेना है। अब आयरन की कील को तो रखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में, और कॉपर के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में रखेंगे। अब देखो, कॉपर के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में और आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे, और इन दोनों में क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो जो अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती हैं। क्या कर देंगी, विस्थापित कर देती हैं। अब देखो, दांतों की लिए दे रखी है आपको सक्रियता श्रेणी। अब देखो, कील और तार दोनों चीज़ें ले रखी हैं। कॉपर
लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का विलयन है नीले रंग का, तो फिर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर पीछे रह जाएगा, और कॉपर है और आयरन सल्फेट का विलयन है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का विलयन, तांबे का तार और आयरन सल्फेट का विलयन। तो दोनों में क्या हो जाएंगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगी। अब देखो सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी कहते हैं धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन प्रयोगों के बाद इस सारणी को विकसित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखो ये ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, सक्रियता श्रेणी को याद करने में क्या थी, कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने, यहाँ लिख देती हूँ, कैटरीना ने कार मांगी। कार मांगी, कौन सी कार मांगी, एल्टो जैन फरारी। कौन सी मांगी, एल्टो जैन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी। फिर हाथ क्यों मिली, मिली से मरकरी, सिल्वर ओडी। फिर हाथ क्यों मिली, सिल्वर ओडी। तो इस ट्रिक से आपको इस सीरीज को क्या करना है, याद करना है। अब देखो इसका एक सूत्र है 5, 3 और 5, 535। ऊपर वाली 5 धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सबसे अधिक क्या है, अभिक्रियाशील है। फिर नीचे वाली 3 धातुएं कहाँ तक आ गई थी, एल्यूमिनियम तक। जिंक, आयरन और लेड ये क्या है, मध्यम क्रियाशील है। और फिर नीचे की 5 हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम और एयू ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। अब देखो नीचे के क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया करवानी है और अभिक्रियाओं के समीकरण आपको लिखने हैं। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की करवानी है, तो जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम क्या बनाते हैं, वो अभिक्रिया करवानी है, हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब नीचे ये सारणी वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको करना है कि कोई धातु उसको आयरन सल्फेट के विलयन में, फिर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, 4 धातुओं के नमूने एक दूसरे करके एक एक करके विलयन में डाला गया है, विलयन में डाला और परिणाम को लिखना है। तो विस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, कोई विस्थापन नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये सब बताना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखना है। आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक समीकरण, आयरन क्या होता है, Fe होता है और तनु H2SO4 है ही, तो इसकी रिएक्शन। जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है। अब धातुएं हैं वो अधातुओं से कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो ये बात जाननी है कि धातुएं हैं हेलो दोस्तों, चलो अब पढ़ते हैं धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, कि धातुएं और अधातुएं वो अभिक्रिया कैसे कर, तो देखते हैं।
जैसे क्या है, सोडियम परमाणु क्या है, धातु है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग देता है। अब एल कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है। यानी कि कोई भी धातु है, ये अधातु है, वो क्या चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब इसके कोश कौन कौन से होते हैं, के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। अब सब चाहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो के में तो आते हैं 2 और एल में आते हैं 8 सोडियम के, और एम में आता है 1 इलेक्ट्रॉन आता है सोडियम के। अब जब एम से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, तो एल में सिर्फ कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 1 किसको दे देगा, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17, तो के, एल, एम और एन, तो क्लोरीन में कितने होते हैं आपके, 17 होते हैं, तो 2, 8 और 7। अब इसके ऑक्टेट में एम में 1 क्या है, कमी है, तो क्लोरीन क्या है, अधातु है। अधातु क्या करेगा इसको, देखो क्या है, जैसे Na है तो Na+ बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दिया, और क्लोरीन के पास क्या है, माइनस है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो ये स्थिर विद्युत आकर्षण बंध से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कौन से बंध से, स्थिर विद्युत आकर्षण बंध से जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके NaCl, और ये बंध कैसा होगा, आयनिक बंध होगा। अब देखो, अभिक्रिया करके सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्लोरीन परमाणु पर ऋणावेश प्राप्त होता है। क्लोरीन परमाणु पर क्या प्राप्त होता है, ऋणावेश प्राप्त होता है। इससे नाभिक में क्या होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, और के, एल और एम कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। अब क्लोरीन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा, जिससे कौन सा बंध बनेगा, आपका आयनिक बंध बनेगा। अब देखो, तत्वों के प्रकार हैं, जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं, तो इनका अष्टक क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखो यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, ये क्या है, उत्कृष्ट गैसें। अब देखो, जो भी धातुएं हैं उनमें अंतिम कोश में धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या होता है, अपचायक होता है, यानी कि धातु का क्या होता है, अपचयन। तो धातुएं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अपचायक प्रकृति होती है। ये क्या करेंगी, अपने ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, त्याग देंगी, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, अपचायक होती है। अब हैं अधातुएं। अधातु कौन कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है। तो इनमें ना ये क्या करेंगी, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेंगी धातु से लेके। अब धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंध कौन सा होता है, आयनिक होता है। अब देखो Na है, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड क्या होंगे, परस्पर आकर्षित होंगे। क्या होंगे, सोडियम और क्लोराइड परस्पर आकर्षित होंगे तथा मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़ेंगे। स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़ेंगे, क्या बनेंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि ये आयनों का समुच्चय होता है। क्या होता है, आयनों का समुच्चय। देखो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। अभी 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो 2, 8 बन गए, और क्लोराइड का होता है 2, 8, 7, तो क्या बनेंगे, 2, 8, 8, 8। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अब ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। इसने इलेक्ट्रॉन दान किया और इसने क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया, क्या बन गया, NaCl। अब देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, वैसे क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। अब मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का दान कर देगा। अब किस जुड़ने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए, 2 चाहिए, कि दोनों क्लोरीन को 1-1 दे देगा, तो दोनों क्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। आपके क्या बनाया, MgCl2 बना लिया। अब देखो, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। धातु से अधातु में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो बना यौगिक क्या कहलाता है,
आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। अब MgCl2 में उपस्थित धनायन या ऋणायन का नाम बता सकते हो। Mg है वो तो क्या है, धनायन है, और Cl है वो ऋणायन है। अब देखो क्या करना है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड किसी लवण का नमूना लेना है। और इन्हें ज्वाला पर गर्म करना है। ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या यौगिक पिघलते हैं। तो इनके नमूने लेने और उनको जलाना है, देखना है कौन सा किस प्रकार की ज्वाला के साथ जलता है। जल, पेट्रोल, केरोसिन में बोलने का प्रयास करना है, देखना है कि कौन किस में घुलनशील है। अब देखो लवण के विलयन की चालकता की जांच। ग्रेफाइट वाली छल लेनी है और लवण डालना है इसमें। जिस भी विलयन की चालकता की जांच कर रहे हो और बैटरी लगानी है और बल्ब लगा देना है और स्विच लगा देना है कि कौन सा विलयन है वो विद्युत का चालक है और कौन सा अचालक है। अब जो आयनिक यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब आयनिक यौगिक किस किस के बीच में बनते हैं, धातु और अधातु के बीच में। किस में बनते हैं, धातु और अधातु। धातु एवं अधातु के बीच में बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक। अब देखो आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है। धन एवं ऋणावेश के बीच स्थिर मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक थोड़े ठोस और कठोर होते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर होते हैं और दाब डालने से टुकड़ों में टूट जाते हैं। दाब डालने से क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाते हैं आयनिक यौगिक। जैसे बिस्किट होता है टूट जाता है, वैसे ही होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इन दोनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलेय होते हैं। जल में तो घुलनशील होते हैं और बाकी विलायकों में अविलेय होते हैं। और जैसे ही इनको विलयन विद्युत में चालन के लिए आवश्यक कणों का गतिशीलता आवश्यक होती है, क्या करते हैं, गतिशील होते हैं तो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये आयन क्या करेंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन नहीं होता। अब ठोस अवस्था में कहाँ से हुआ चालन, क्योंकि उसमें आयन ही मुक्त नहीं होते विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को जाने की ओर। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जैसे ही पिघली हुई अवस्था होती है तो विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। अब देखो सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, बना लोगे आपको। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौर Na2 और MgO का निर्माण दर्शाइए। Na2 का दर्शा देना, Na है 2 Na है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका चित्र बनाना है। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, तो Na2O है, उसमें Na+ और O-2, Mg2O है तो उसमें Mg+2 और O-2। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्या होता है, उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके परमाणु हैं वो पास पास परबल आकर्षण बल से जुड़े हैं, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब देखो धातु की प्राप्ति। अब जो भूपरपट्टी है उसमें क्या कौन कौन से धातु हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है आदि धातुएं। जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं, कुछ विलेय लवण भी उपस्थित होते हैं। और भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को खनिज कहते हैं। तत्व यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है। अब देखो अब धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, यानी कि भूपरपट्टी से जिस अवस्था में मिले उनको शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करते हैं।
अब देखो आपने क्या पढ़ी, इनकी धातु की सक्रियता श्रेणी पढ़ी। सक्रियता श्रेणी पढ़ी। इस श्रेणी में जो ऊपर की धातुएं हैं वो क्या है, अधिक सक्रिय हैं, तो इनको तो प्राप्त करते हैं इनके विद्युत अपघटन से। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन से प्राप्त। नीचे की धातुएं हैं वो हैं मध्यम सक्रिय, तो इनको प्राप्त करते हैं कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा। या तो इनके मिलेंगे आपको सल्फाइड या मिलेंगे ऑक्साइड, सॉरी कार्बोनेट। या तो मिलेंगे सल्फाइड, क्या मिलेंगे, या तो मिलेंगे आपको क्या, सल्फाइड, और या क्या मिलेंगे, कार्बोनेट। अब जो सल्फाइड अयस्क हैं उनका तो होगा आपका निस्तापन, क्या होगा, निस्तापन। और जो सल्फाइड अयस्क का तो होगा निस्तापन, और कार्बोनेट अयस्क का होगा वर्जन। निस्तापन तो होता है अधिक वायु की उपस्थिति में उनको गर्म करना, और कार्बोनेट अयस्कों का क्या होगा, वर्जन, कम वायु की उपस्थिति में उनको गर्म करेंगे। और नीचे वाली जो धातुएं हैं वो कैसे मिलती हैं, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में मिलती हैं, Ag और Au। देखो ये धातुएं हैं बहुत अधिक क्रियाशील हैं और स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, और ये क्या है, मध्यम क्रियाशील है। मध्यम क्रियाशील कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बना दी, क्रियाशीलता सीरीज बना दी। निम्न क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, उच्च क्रियाशील। अब करते हैं अयस्कों का समर्दीकरण। अब खनिज अयस्कों में क्या होता है, मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, और इन अशुद्धियों क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो अशुद्धियाँ क्या होती हैं, गैंग होती है, इनको हटाना आवश्यक होता है। अब देखो अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण किया तो 3 प्रकार की धातुएं मिली, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम और निम्न। अब उच्च अभिक्रियाशील है उनको क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, तो शुद्ध धातु मिल जाएगी। मध्यम में उनमें 2 अयस्क बनेंगे, एक तो कार्बोनेट और एक सल्फाइड। कार्बोनेट का होगा, जहाँ कार्बोनेट, नेट में न आ रहा है तो न आ रहा तो होगा इसका निस्तापन, और सल्फाइड को क्या कर दो, बस दो, तो भर्जन। ने आ रहा तो निस्तापन, और सल्फाइड को बस दो, और फिर धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड का कार्बन की सहायता से अपचयन, और फिर होगा धातु का शोधन। और निम्न क्रियाशील धातुएं उनमें क्या होगा, सल्फाइड अयस्क बनेंगे, फिर उनका कर दो सल्फाइड को बस दो, और फिर धातु का फिर क्या कर देंगे, परिष्करण कर देंगे। अब देखो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जैसे मरकरी है, कॉपर है, इनको तो मरकरी का अयस्क होता है सिने बार, ये आपको याद रखना है। अब इसको जैसे ही सिने बार को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को वापस से हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मरकरी बनेगा। सरल सी रिएक्शन है, सिने बार को गर्म करो वायु की प्रेजेंस में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और फिर इसको सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा, फिर इसको वापस से हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मरकरी। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S में कॉपर को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड और सल्फाइड बनेगा, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और जो कॉपर डाई ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, दोनों मिल गई, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों मिल लेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, 6 बनेंगे और SO2 बनेंगे। ये 2 आपको रिएक्शन है वो प्रैक्टिस करके याद करनी है, ठीक है, सरल सी है, याद करनी है आपको। अब देखो सक्रियता श्रेणी में मध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब जो मध्य में स्थित धातु थी उनको पहले तो क्या करेंगे, वायु के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाई ऑक्साइड। अब ऑक्साइड और फिर ये तो हो गया सल्फाइड अयस्कों का, और फिर कार्बोनेट का क्या करेंगे, कार्बोनेट का क्या करेंगे, निस्तापन, और फिर इसका ऑक्साइड बन गया। और सल्फाइड का क्या करते हैं, वर्जन, कम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कम ताप पर, और इसको अधिक ताप पर। अभी जैसे इनके ऑक्साइड बनेंगे तो इनको कार्बन की सहायता से क्या कर देंगे, इनका अपचयन करेंगे तो ये धातु अपने को मिल जाएंगे।
जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। अपचायक कौन? नकेल। अपचायक कौन करता है? अपचायक क्या करता है? नकल। क्या करता है अपचायक? नकल। न बोले तो सोडियम, के बोले तो कैल्शियम और ले बोले तो एल्यूमिनियम। अपचायक क्या करता है? नकल करता है अपचायक। किसकी? इनकी। अब देखो, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण से विस्थापित चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है अभिक्रिया होती है। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम के साथ, तो मैग्नीज बनता है, Al2O3 बनता है, ये बनता है। और ये अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है और ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। धातु किस अवस्था में प्राप्त होती है? गलित अवस्था में। और आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी, मशीनी पुर्जों की दरारों को में जोड़ने में किया जाता है। आयरन थर्ड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, यानी कि ये अभिक्रिया है, इसका उपयोग। और इस अभिक्रिया के नाम भी है क्या? थर्मेट अभिक्रिया। आपको इसका नाम याद रखना। कौन सा नाम है? थर्मेट अभिक्रिया। आयरन थर्ड ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवानी है। अब देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो सबसे ऊपर स्थित धातु है उनका निष्कर्षण कैसे होता है? तो आपको बता दिया। इनका क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन करवाते हैं। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड को अपचयन कर इन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कार्बन क्या कर सकता है? इनका अपचयन नहीं कर सकता। और इनका क्या करते हैं? गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन करते हैं। और जिससे क्या है? कैथोड ऋणावेशित पर धातु, कैथोड पर क्या बन जाएगी? धातु। और एनोड पर क्लोरीन। एनोड पर क्या बनेगी? क्लोरीन बनेगी। आपने पिछले वाले भी चैप्टर में भी पढ़ा था कि एनोड पर क्या मुक्त होती है? क्लोरीन। एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। पढ़ा था ना आपने? PAC। P बोले तो पॉजिटिव, A बोले तो एनोड और C बोले तो क्लोरीन। यानी कि पॉजिटिव एनोड पर क्लोरीन, क्लोरीन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो क्लोरीन है वो आपके एनोड पर मुक्त होती है। और जो कैथोड है धातु क्या होती है? पॉजिटिव होती है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो धातु कहाँ मुक्त होती है? आपके कैथोड के ऊपर। तो इस प्रकार से जो नीचे की धातुएं हैं उनको अलग करेंगे। अब आता है धातु का पृष्ठकण, कि धातु का पृष्ठकण कैसे करते हैं। अब धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय पृष्ठकरण है। अब जैसे कॉपर, टिन, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का पृष्ठकरण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार में अशुद्ध धातु को एनोड, अशुद्ध धातु क्या लेना है? एनोड। और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड। ऐसे अशुद्ध और ऐसे एनोड। ऐसे क्या होता है? अशुद्ध। और ऐसे क्या होता है? एनोड। तो अशुद्ध धातु का क्या लेना है आपको? एनोड लेना है। क्या लेना है? एनोड। और शुद्ध धातु कैथोड। और क्या होगा कि जो एनोड है वो तो अशुद्ध है और शुद्ध धातु क्या है? आपकी कैथोड के ऊपर है। तो एनोड से क्या होगी? और उसी धातु का क्या लेंगे? विद्युत अपघट्य लेंगे। तो क्या होगा? जो एनोड से धातु है वो कहाँ जाएगी? कैथोड पर आ जाएगी। एनोड से धातु कहाँ आएगी? आपके कैथोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। और कैथोड से धीरे धीरे और अशुद्धियाँ वो क्या चली जाएंगी? विलयन में चली जाएंगी। और इसे क्या कहेंगे? एनोड पंख। अशुद्धियाँ कहाँ इकट्ठा हो जाएगी? विलयन के अंदर जमा हो जाएंगी। इसे क्या कहेंगे? एनोड पंख। अब देखो संक्षारण क्या होता है। अब देखो ये चित्र देख लो। कैथोड बना है तो एनोड है वो तो अशुद्ध कॉपर का बना है और कैथोड शुद्ध कॉपर का बना है। और कॉपर सल्फेट का क्या लिया है? विलयन ले लिया। अब क्या होगा? जो एनोड है वो यहाँ से हट कर किस पे जमा हो जाएगा? आपके कॉपर शुद्ध कैथोड, सॉरी कैथोड पर शुद्ध कॉपर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है धातु का पृष्ठकण। अब देखो संक्षारण। खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड की बनने के कारण सिल्वर वो काला हो जाता है। सिल्वर किसके साथ रिएक्शन करता है? आपके H2S। तो सिल्वर सल्फाइड बनाता ही।
अब देखो, खनिज को परिभाषित करना है, एस को परिभाषित करना और गैंग को परिभाषित करना है। धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी पाई जाती हैं? Au और Hg। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं? धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। तो ऑक्साइड बनने के बाद तो कार्बन है उसका अपचयन कर देता है। और कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर क्या है? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, जिससे इसकी सतह क्या हो जाएगी? भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हरे रंग की बन जाएगी। और ये हरा रंग वास्तव में क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। हरा रंग क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। और लोहे पर भी क्या हो जाता है? जैसे ही नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये जंग बनाता है। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 परखें लेनी है और सस लोहे की किले डालें। ए और बी सी नाम दे। ए में थोड़ा जल डालना है और कॉर्क से बंद कर देना है। क्या करना है? कॉर्क से बंद कर देना। और बी में उबलता हुआ जल डालकर उसमें एक ml मिलाइए और कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल मिलाना है बी वाले में। और सी वाले में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालना है, उसे कॉर्क से बंद कर दिया और वायु में नमी को सोख लेगा। तीसरे वाले में जल नहीं डालना, कैल्शियम क्लोराइड डालना है। अब देखो, जिसमें जल में किले डाली हैं उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है। और जिसमें तेल डाला है उस किलो पर जंग नहीं लगेगा, क्यों? तेल क्या कर देगा? उसका संक्षारण कर देगा। और जिसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला है तो वो वायु में जितने भी नमी होगी उसको सोख लेगा, तो इस पर भी जंग नहीं लगेगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट। अब देखो, संक्षारण से सुरक्षा, यानी कि जंग लगने से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। तो पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के, ये सब लेपन करके, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बना के लोहे की वस्तु को क्या कर सकते हैं? जंग लगने से बचा सकते हैं। कि लोहे के अंदर 0.05% क्या मिला देते हैं? कार्बन, जिससे क्या हो जाता है? कठोर, वरना लोहा कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। लोहे इस बात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? ये सद लेपन कहलाते हैं। यानी कि जस्ता चढ़ा दो तो जस्ते को क्या बोलते हैं? ये सद लेपन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि लोहे की वस्तुएं नष्ट होने से बच जाती हैं और ये क्या कहलाता है? आपका संक्षारण कहलाता है। अब लोहे में 0.05% मिला देते हैं, जिससे कठोर हो जाता है। और स्टेनलेस स्टील है, उसमें लोहे के साथ निकिल क्रोमियम मिलाने पर निकिल क्रोमियम मिलाने पर क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि कठोर हो जाता है और जंग नहीं लगता। और क्या होता है कि जो मिश्र धातु मिलाते हैं ना, वो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है, जिसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। अब जो मूल धातु है ना, उसको पिघला के, यानी कि गलित अवस्था में, मूल धातु की पिघली अवस्था में दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में विलीन किया जाता है। जो भी मिलाना है मिक्सचर के अंदर, उसको एक निश्चित अनुपात लेते हैं और फिर इसे क्या करते हैं? कमरे करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका मिश्र धातु कहलाती है। अब देखो, शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए क्या करते हैं? शुद्ध सोने का उपयोग नहीं करते। इसमें 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। चांदी या तांबा मिलाते हैं 2 भाग। यदि किसी धातु के अंदर पारा हो, यानी कि मरकरी हो, Hg हो, तो इसे क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। कोई मिश्र धातु है, उसमें एक पारा है, ठीक है। मिश्र है मतलब 2 धातुओं का मिश्रण है, तो एक पारा है, तो उसे क्या कहते हैं? अम्लगम। और जो शुद्ध धातु है ना, उसकी अपेक्षा क्या होता है? मिश्र धातु की चालकता और गलनांक है वो क्या होता है? कम होता है। तांबा है, वो कॉपर और जिंक की मिश्रित धातु है, जैसे तांबा। तांबा क्या है? कजन। और पित्तल है।
तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल है। पीतल किस किस की मिश्र धातु है? बताओ भाई, मिस्टेक हो गई है। पीतल तो पिताजी, तो पी बोले तो पीतल, ता बोले तो तांबा और जी बोले तो जिंक। तो इसकी मिश्र धातु है पीतल। अब कांसा है, कांसा ब्रॉन्ज, वो किस किस की है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। और पीबी और एसन की सोल्डर। पपसन, पपसन सो, पपसन को क्या कर दो? सो कर दो, पपसन। तो पीबी और टिन की है सोल्डर मिश्र धातु। और सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? तारों की वेल्डिंग करने में करते हैं। कहाँ करते हैं? तारों की वेल्डिंग करने में इसका उपयोग करते हैं। अब देखो ये क्या है? दिल्ली का लौह स्तंभ है। अब ये इसका भारत 6000 टन यानी कि 6000 किलो और 1600 साल पहले इसका निर्माण किया। इसमें ऐसे कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं कि आज तक इस पर जंग नहीं लगा? बाहर ही खड़ा है, नमी के भी संपर्क में आता है, बरसात भी होती है, हवा के भी संपर्क में रहता है। पता नहीं, लेकिन सर्च नहीं कर पाई। आप बताना क्या हो सकता है? अब इनकी क्वेश्चन है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? ये क्वेश्चन करने हैं। मिश्र धातु क्यों क्या होते हैं देख लेना। अब देखो तत्व क्या कर सकते हैं? धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। धातुएं कैसे होते हैं? तन्ने तार बनाए जा सकते हैं, पीट कर चादर बनाई जा सकती है, चमकीली होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर पारद क्या है? द्रव है। पारद यानी पारा या मरकरी। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व हैं क्योंकि ये अधातुओं के इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ होकर धातुएं क्षार के ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षार के ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। इनको क्या करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड को याद करने का तरीका बताया था क्या? जनाबे आली, जनाबे आली। ये क्या है? उभयधर्मी है। जल एवं तलु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है और अब धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। जितनी भी हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं ना सक्रियता श्रेणी के अंदर, वो क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं विस्थापित करके। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करते हैं? विस्थापित करती हैं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या यौगिकों के रूप में पाई जाती है। धातुएं क्या होती है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। ऐसे धातु का निष्कर्षण तथा उसका परीक्षण कर उपयोगी बनाने के क्रम को क्या कहते हैं? धातु क्रम। और दो या दो से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। लंबे समय तक वायु और नमी के संपर्क में रखने पर लोहा क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है और जंग लगने की घटना संक्षारण कहलाती है। ग्रेफाइट ऐसा धातु है जो ऊष्मा और विद्युत की चालक होता है। बाकी क्या है? धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं क्योंकि धातु की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आवेशित आयन बनाती है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। अधातुएं क्या बनाएंगी? हाइड्राइड बनाएंगी। अब ये क्वेश्चन है, कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ये क्वेश्चन करने हैं आपको भाई।